गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। मैं निकेश सर आप लोगों के लिए एटम्स के कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट्स को लेकर वापस आया हूं। इस पे हम लोग दोबारा से चर्चा शुरू करेंगे। मैंने आपको एटम्स के बारे में इंट्रोडक्शन के रूप में बहुत सारी क्लासेज मैंने दी, लगभग 6 क्लासेज मैंने आपको दी, जिसमें मैंने आपको एटम्स के बारे में, एटम्स किस तरह से डेवलप हुआ, एटम्स को के बारे में बताने वाले साइंटिस्ट के बारे में, हर किसी के बारे में मैंने आपको इंट्रोड्यूस करा। आज मैं उसी क्लासेज को आगे लेकर चलूँगा और आप लोग से दोबारा अपील करूँगा कि सब्सक्राइब, लाइक और व्यूज होना चाहिए, तभी टीचर्स का मनोबल ऊपर जाता है और टीचर बहुत आगे जाते हैं। और मैं अपनी क्लास की एक और खासियत बता दूं, ये बिल्कुल लाइव क्लास होता है, यहाँ कोई एडिटिंग नहीं होती है। बच्चे यहाँ कोचिंग, मेरे क्लासेज के बच्चे सामने बैठे हुए हैं, वो भी पढ़ाई कर रहे हैं। क्यों बच्चे, आप लोग एक बार यस बोलो। तो मेरे बच्चे तो ये बच्चे क्लासेज करते हैं और वही क्लासेज मैं अपने क्लासेज को डायरेक्ट आपके पास इंट्रोड्यूस करता हूँ। तो यहाँ कोई किसी तरह का सेटिंग नहीं है, कोई एडिट नहीं है। तो आप लोग समझ सकते हो कि मेरी मेहनत कितनी होती होगी आपके लिए। कल मैंने आप लोगों को रदरफोर्ड मॉडल के बारे में बताया था और मैंने कहा था कि अकॉर्डिंग टू, ये बातें कौन रही है, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स, क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स के हिसाब से, ये टर्म याद रखना। देखो अभी आप उतने, आपका जो साइंस का स्टैंडर्ड है वो धीरे धीरे हाई हो रहा है, तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म, कुछ नए टॉपिक से इंट्रोडक्शन आपका होता ही रहेगा, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। तो यहाँ पे क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स की हम बात कर रहे हैं, जहाँ पे कहा गया है एन इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स रिवॉल्विंग अराउंड इन अ सर्कुलर पाथ रेडिएट्स एनर्जी कंटिन्यूसली। तो वही चीजें हैं, आपको ये जो पॉइंट्स, फिजिक्स का जो ये पॉइंट्स आता है, यही फिजिक्स का पॉइंट्स रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट को या उनके ड्रॉबैक को इंट्रोड्यूस करता है। और फिर इसी ड्रॉबैक के बेसिस पे, वो ड्रॉबैक क्या था, किसी भी सर्कुलर पाथ पे कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मूव करेगा तो वो अपनी एनर्जी धीरे धीरे रेडिएट्स करेगा, रिलीज करता जाएगा और धीरे धीरे वो जीरो हो जाएगा। और यहाँ तो और है, यहाँ तो न्यूक्लियस में भी पॉजिटिव चार्ज है और न्यूक्लियस के चारों तरफ जो मूव कर रहा है वो नेगेटिव चार्ज है यहाँ तो। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या है, बराबर है। ये तो ऑटोमेटिकली ये प्लस माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकता है। तो यहाँ तो समस्याएं और बढ़ जाती। तो फिर नेल्स बोर ने अपने एक्सपेरिमेंट को दिखाया। यहाँ पे आइसोटॉप और आइसोबार की बात मैंने कल किया था। आइसोटॉप क्या होता है फिर से समझ लो। कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसकी एटम्स जो होते हैं ना, कुछ एटम्स के मास डिफरेंट होते हैं, सेम एलिमेंट्स और उसके एटम के मास अलग अलग होंगे। जैसे कार्बन के कुछ एटम्स के मास 12, कुछ के 13 और कुछ के 14 होते हैं। वहां पे क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सेम है लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बढ़ता है। क्या तुमको बताया मैं ना कि एटम्स का मास किस पे डिपेंड करता है, उसके न्यूक्लियस पे पड़ता है। हालांकि हम अभी तक न्यूट्रॉन के एक्सपेरिमेंट को या न्यूट्रॉन्स के बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं किया मैंने, लेकिन ये तो पता है ना कि किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है और न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियस के अंदर ही होता है, इसलिए न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। और इलेक्ट्रॉन जो होता है न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव करता है। तो मूव किस तरह से करता है, इसको एक्सप्लेन करता है नेल्स बोर का एटॉमिक थ्योरी। तो नेक्स्ट नेल बोर के एटॉमिक थ्योरी पे आइए। हम लोग अब नेल्स बोर के एटॉमिक थ्योरी की बात करेंगे। देखो ठीक है, जूम ठीक से करिएगा, वीडियोग्राफी ठीक से हो, प्लीज चेक कर लें एक बार। ओके, थैंक यू। अब देखो नेल्स बोर क्या था। नेल्स बोर प्रपोज्ड हिज एटॉमिक मॉडल व्हिच एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। अभी तक जिसने भी अपना एटॉमिक मॉडल दिया था, चाहे जॉन डाल्टन हो, चाहे जे थॉमसन हो, ई गोल्डस्टीन हो। जे थॉमसन का याद है ना, वाटरमेलन, प्लम पुडिंग, क्या, या
आपको रदरफोर्ड हो, उनके एटम्स मॉडल में स्टेबिलिटी नहीं थी, यानी वो ये प्रूफ नहीं कर पाए कि एटम स्टेबल होता है, लेकिन नेल्स बोर ने इस चीज को प्रूफ करा, एटम स्टेबल होता है। नेल्स बोर ने क्या कहा, यस ऑफ कोर्स रदरफोर्ड बॉस, हम आपसे एग्री करते हैं, आपने 1905 में जो बातें कही है मैं उससे एग्री करता हूं, लेकिन मैं 1913 में जो बातें कह रहा हूं उस पर भी गौर किया जाए। फिजिक्स के इलेक्ट्रोडायनामिक्स थ्योरी के हिसाब से कोई भी चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे अगर मूव करेगा तो फाइनली उसके सेंटर में चला जाएगा और वो सेंटर ब्लास्ट कर जाएगा, यानी एटम स्टेबल रहेगा ही नहीं रहेगा। लेकिन आपने कहा प्लस और माइनस इक्वल होता है, यानी एटम स्टेबल होता है, तो भैया आखिर क्यों ऐसा होता है? तब उन्होंने कहा ऐसा इसलिए होता है कि इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है न्यूक्लियस के चारों तरफ से, लेकिन ऑर्बिट्स में, जिस तरह से हर एक प्लेनेट की अपनी एक फिक्स ऑर्बिट होती है, हर एक प्लेनेट की एक फिक्स डिस्टेंस होती है सन से, उसी तरह न्यूक्लियस से हर एक सेल्स की एक दूरी होगी और उस सेल्स में इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा, और उसी सेल्स का नाम दिया गया KLMN। क्या नाम दिया गया? KLMN। और उन्होंने एक मैजिक नंबर दिया, उन्होंने एक मैजिक फॉर्मूला दिया, और उस फॉर्मूला का नाम दिया 2n²। उस फॉर्मूला का क्या नाम दिया? 2n²। एक्चुअली मैं अभी कुछ फॉर्मूला वगैरह को रिपीट करूंगा, इसलिए रिपीट करूंगा क्योंकि रिटन प्रॉब्लम यहाँ पे हो जाती है, ठीक है। फॉर्मूला लिखने के लिए प्रॉब्लम्स थोड़ा क्रिएट होता है, तो मैं उसे रिपीट कर दूंगा, और अगर बड़ा फॉर्मूला होगा तो मैं उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा ब्लैक बोर्ड के थ्रू, ठीक है। तो तो नेल्स बोर ने क्या कहा कि एक मैजिक फॉर्मूला दिया, उस फॉर्मूला का उन्होंने नाम दिया 2n²। n का मतलब हो गया नंबर ऑफ सेल, n का मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ सेल। नंबर ऑफ सेल का मतलब से k है, l है, m है, n है, o है, p है। तो उन्होंने कहा k जो है, ले लो, k जो है वो पहला सेल है, ठीक है। l जो है वो दूसरा सेल है, m जो है तीसरा सेल है, n जो है चौथा सेल है, KLMN, o पांचवा और p छठा सेल है, ठीक। और उन्होंने कहा कि किस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला दे देता हूं, और वो फॉर्मूला था 2n²। यानी पहला सेल, केल की बात करता हूं मैं, के की बात करता हूं, तो के किस सेल में आता है? के का नंबर ऑफ सेल क्या है? 1। तो फॉर्मूला में क्या होगा? 2 × 1 का स्क्वायर, यानी कि 2। यानी पहला सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? 2। दूसरा में यानी के एल में 2 × 2 यानी 2 × 4 यानी 8। तीसरा में 2 × 3 3² यानी कि 2 × 9 यानी 18। फिर 2 × 4 का स्क्वायर 32, 2 × 5 का स्क्वायर 50, 2 × 6 का स्क्वायर यानी 72। यानी उन्होंने कहा कि पहला सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही मूव करेगा, और पहले सेल की अपनी एक अलग एनर्जी लेवल होगी, पहले सेल की अपनी एक अलग एनर्जी लेवल होगी, जिससे कि वो जो निगेटिव पार्टिकल्स यानी इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव करेगा वो मेंटेन हो सके, यानी वो अपनी एनर्जी गवाए नहीं, वो एनर्जी मेंटेन कर दिया जाए उस सेल के द्वारा। यानी पहले सेल की जो अपनी स्पेसिफिक कैपेसिटी है वो उसको मेंटेन करने में हेल्प करती है। इतना ही नहीं, जो न्यूक्लियस के पास पावर है, पॉजिटिव पावर है, उस एनर्जी को भी वो मेंटेन करती है और इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस के अंदर जाने से रोकती है, क्योंकि अगर 10 प्लस है और 2 माइनस है तुरंत अपनी ओर खींच लेगा ना, नहीं खींच लेगा अपनी ओर, तो उसको भी वो मेंटेन करती है। यानी नेल्स बोर ने बहुत बड़ी बात बताई कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा तो हर एक एनर्जी, हर एक सेल की अपनी एक स्पेसिफिक एनर्जी होगी, और उसी एनर्जी के कारण वो अपने सेल में चक्कर लगाएगा, अपने ऑर्बिट्स में मूव करेगा, और पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8। हालांकि लॉजिकली जब बात करते हैं तो पहला में 2 और दूसरे में 8, तीसरे में भी 8, चौथे में 18, पांचवें में भी 18। थोड़ा सा मैं मूव करूंगा आप लोगों को, थोड़ा सा यहाँ मूव हो जाओ, चले जाओ पीरियोडिक टेबल पे। पीरियोडिक टेबल के पहले पीरियड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं?
पर सॉरी पहले पीरियोडिक टेबल के पहले पीरियड में कितने एलिमेंट्स होते हैं? 2, दूसरे में 8, तीसरे में भी 8, चौथे में 18, पांचवें में भी 18, छठा में 32, सातवां में 32। यानी देखो, यानी नेल्स बोर का ये मॉडल कहाँ चला गया? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के पास। कनेक्शन हो गया ना? कनेक्शन हो गया ना? यही कनेक्शन साइंस कहलाता है। ठीक है, तो ये सारे चीज नील्स बोर ने अपने एटॉमिक मॉडल में बताया। तो पोस्टुलेट्स, तो नील्स बोर के भी कुछ पोस्टुलेट्स है। वो पोस्टुलेट्स क्या है? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ओनली इन सर्टेन परमिसिबल सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिटल शेल। मैंने पहले ही बता दिया। द इलेक्ट्रॉन इन ईच ऑर्बिट हैव डेफिनिट एनर्जी। मैंने ये भी आपको बता दिया कि हर एक ऑर्बिट की अपनी एक फिक्स एनर्जी होती है। द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिमेन्स कांस्टेंट एज लॉन्ग एज इट रिवॉल्व्स इन सर्कुलर ऑर्बिट, हेंस दीज आर कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट। यानी एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिमेन्स कांस्टेंट, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होगी एज लॉन्ग एज इट रिवॉल्व्स इन ए पार्टिकुलर, जैसे जैसे इसके पार्टिकुलर ऑर्बिट्स में घूमता जाएगा। एन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू अ हायर एनर्जी लेवल व्हेन इट ऑब्जर्व एनर्जी फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स। हाँ, जब भी किसी एक्सटर्नल सोर्स से कोई एनर्जी मिलेगा तो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। लेकिन इसके लिए क्या करना होगा? कोई एक्सटर्नल सोर्स का एनर्जी इसको देना होगा। बात समझ रहे हो ना? हम यहाँ खड़े हैं, तुम्हारा जो सब्सक्राइबर होगा, व्यूज होगा, हमको यहाँ से उठा के बहुत दूर लेके चला जाएगा। सेम इस तरह से यहाँ भी होता है। एनर्जी मिलनी चाहिए, वो एनर्जी तुम हमें दो, मैं तुम्हें दूंगा, और इलेक्ट्रॉन या एटम्स को कोई एक्सटर्नल सोर्स देगा। ठीक है, एन इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट एनर्जी व्हिल जंपिंग फ्रॉम हाई एनर्जी लेवल टू लो एनर्जी लेवल। कहता है इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी रिलीज करेगा तो हाई से लो पे भी जा सकता है। प्लीज ये मेरे साथ मत करना, मुझे लो से हाई में लेके चलो, मुझे हाई से लो में नहीं जाना। इसके लिए मैं मेहनत करूंगा, आपको भी मेहनत करना होगा। हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे तो हमेशा हम लोग लो से हाई में जाएंगे। ठीक है, ये वाला पॉइंट चलो पोस्टुलेट्स है, लेकिन चलो इसको थोड़ा सा साइड करके चलते हैं। ध्यान रखना है, ये काम देगा। अब साइड का मतलब थोड़ा हुआ कि दिमाग से निकाल देना, नहीं नहीं, दिमाग से मत निकालो, हंसो मत। ये दिमाग में रखना है कि लो से हाई तो हाई से लो भी होगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि हम निकाल दिए। नेक्स्ट, फिर एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। देखो इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया था। द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। जितना प्रोटॉन किसी भी न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है वही उसका एटॉमिक नंबर कहलाता है। एटॉमिक नंबर को हम लोग किस लेटर से लिखते हैं? जेड से, कैपिटल जेड से। किससे लिखते हैं? एक बार और बोलिए, एटॉमिक नंबर को हम लोग कैपिटल जेड से लिखते हैं। और मास नंबर क्या होता है? द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस। किसी भी न्यूक्लियस में कितना प्रोटॉन और कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो उसका मास नंबर होता है। और मास नंबर को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं? कैपिटल ए से। यानी कैपिटल ए इक्वल टू क्या हो गया? पी प्लस एन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अच्छा, अगर हम बोल दें, तुमको पता है ना कि जितना प्रोटॉन होता है उतना इलेक्ट्रॉन होता है। क्या? जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। यानी जेड एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या ए इक्वल टू ई प्लस एन लिखने से सही हो जाएगा? नहीं, ए इक्वल टू ई प्लस एन लिखने से सही नहीं होगा। कल याद करो इलेक्ट्रॉन का मास कितना कम था, 0.005 था ना mu। तो मैंने ये भी चर्चा किया था, इलेक्ट्रॉन में कुछ मास ही नहीं होता है ना, तो इलेक्ट्रॉन में मास नहीं होता है। आंसर तो निकल जाएगा, आंसर तो निकल जाएगा, लेकिन लॉजिकली वो गलत है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम होता है एज कंपेयर टू प्रोटॉन। और मास नंबर डिपेंड करता है न्यूक्लियस के ऊपर। ठीक है, और न्यूक्लियस में हमेशा पॉजिटिव चार्ज होगा और एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। फिर आइसोटॉप की बात करते हैं। आइसोटॉप मैंने ऑलरेडी अभी डिस्कस करा था। एटम ऑफ एन एलिमेंट मस्ट हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट देयर मास नंबर कैन बी डिफरेंट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट न्यूट्रॉन्स। These atom of element having different number of
न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसोटॉप। एक ही एलिमेंट्स में अलग अलग एटम्स में न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग हो सकती है। जैसे कार्बन की एटॉमिक मास 12, 13, 14, 13, 14, 12, 13, 14 होता है। वहाँ पे नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, प्रोटॉन तो सेम होता है, लेकिन न्यूट्रॉन के नंबर्स बढ़ते और घटते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन का भी दिया है, देखो हाइड्रोजन का भी आइसोटॉप होता है, प्रोटीनियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटोनियम। तो ये हाइड्रोजन का भी आइसोटॉप होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आइसोबार पे आते हैं। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग द सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, यही आइसोटॉप है। मैंने कहा भी था आर्गन और कैल्शियम, आर्गन और कैल्शियम दोनों का एटॉमिक मास 40 होता है, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, दोनों में अलग अलग होता है। एक का एटॉमिक नंबर, आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 18 और कैल्शियम का 20। नेक्स्ट देखो यही चीज मैं आपको डिस्कस कर रहा था अभी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन ऑर्बिट्स। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे ऑर्बिट्स में, हम लोग उसी को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, जिसको बोर-ब्यूरी स्कीम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं। तो पहला सेल में मैक्सिमम 2 रहता है, दूसरे में 8, तीसरे में 18, चौथा में 32। लेकिन लॉजिकली मैंने आपको क्या कहा, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। ये मैं कोई मंत्र नहीं पढ़ रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ के और एल में 8, 8 रह सकते हैं, सॉरी के में 2 रह सकता है मैक्सिमम, एल और एम में 8, 8 रह सकता है, ऐसे में 18 भी रहेगा 8 भी रहेगा। नेक्स्ट चलो यही है। अब यहाँ पे तुमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए बोल रहा है कि तुम देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या होता है, अब देखो यहाँ से तुम्हारी असली पढ़ाई शुरू। अभी तक तो मैंने 6 क्लासेज केवल एटम के बारे में दिया था, अभी तक की 6 क्लासेज केवल एटम्स के बारे में दिया, और अभी तक 1000 सब्सक्राइबर आप लोगों ने नहीं किया है, जल्दी से कीजिए। एटम्स मैंने आपको कर दिया, फिर अब मैं वैलेंसी बताना सिखाऊंगा और फिर केमिकल फार्मूला लिखना सिखाऊंगा, केमिस्ट्री आपके मुट्ठी में कर दूंगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए टीचर्स के ऊपर भी। तो यही हो गया, एटॉमिक नंबर का वैलेंसी निकालने, एटॉमिक नंबर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना होगा। तो इसके लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, पहला में 2 इलेक्ट्रॉन, और जैसे कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो 6 हो गया, यानी पहला में 2 इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस तो न्यूक्लियस है, ये ब्लैक वाला न्यूक्लियस है, इसमें 6 प्रोटॉन आ गया। ठीक, अब पहले सेल में कितना इलेक्ट्रॉन 2, अब दूसरे में कितना बचा, टोटल तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, पहला में 2 आ ही गया, तो दूसरे में कितना जाएगा, मैक्सिमम 4 ही जाएगा ना, जाना तो चाहिए 8, लेकिन बचा कितना 4, तो 4 रख दिए। अब यही 4 इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये चाहता क्या है कि मेरे ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो इसके लिए क्या करेगा, ये लॉस करेगा, गेन करेगा या शेयरिंग करेगा, लॉस करेगा, गेन करेगा या शेयरिंग करेगा। ठीक है, लॉजिकली ऐसा होगा। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा, हम लोग इस पे नेक्स्ट डे प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट डे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। आप लोग का काम होगा कि कम से कम 1 से लेकर 30 तक का एटॉमिक नंबर हम लोग याद कर लें। कितना एटॉमिक नंबर याद करोगे, 1 से लेकर 30 तक, कितना टाइम हुआ, चलिए ठीक, ओके। तो ज्यादा लंबा क्लास देने से भी बच्चे बोर होते हैं, 17-18 मिनट का क्लास आप आराम से देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।